तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ मैं करण रंधा आपका अपने ब्यूटीफुल से चैनल फिजिक्स विद वाईकेटी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपने देखा जो वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी, उस वीडियो में आपने देखा कि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या चीज़। मैंने उसमें यूनिट्स को डिफाइन किया था कि यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट उसमें से आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उस कंडीशन को कहते हैं जब चार्ज किस में होता है, रेस्टेबल कंडीशन में होता है। जब चार्ज ब्रह्मावस्था में होता है, उस कंडीशन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स को कहता है जब इलेक्ट्रॉन डायनामिक कंडीशन दिखाने लगे, तो उसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर कंक्लूड किया जाता है। तो इस सबसे क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को, वही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन लेने की कि जब आवेश त्वरित गति करता है तब उसके कारण क्या उत्पन्न होता है। नंबर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र। नंबर एक तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र, नंबर सी ईएम वेव्स, नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, ईएम वेव्स। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। रीजन क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। बट दरअसली अगर एक टिक को प्रायोरिटी दे, हम उसे दे सकते हैं ईएम वेव्स को, क्योंकि ईएम वेव्स भी जनरेट होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है। बट एक्चुअली में इंड्यूस क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है। तो हम आज के टॉपिक को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टार्ट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन या फिर कहूँ मैं चार्ज, आवेश जब ब्रह्मावस्था में होता है, अब उस कंडीशन को हम पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हेन चार्ज एट रेस्टेबल कंडीशन, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज किस में हो, ब्रह्मावस्था में हो, ठीक है। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज कहूँगा सबसे पहले, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हमें चार्ज की स्टडी करनी है। चार्ज देखते हैं, अब स्मॉल लेटर में लिख सकता हूँ। चार्ज क्या होता है, चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, किसी भी सब्सटेंस की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, बाय विच दे एक्सपीरियंस अ फोर्स, विच फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सन फोर्स। तो चार्ज क्या है, चार्ज इट इज अ internal property of a substance. It is an internal property of the substance by which it feels electrical condition. तो यह इलेक्ट्रिकल कंडीशन को बताते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक कंडीशन को
डिफाइन करता है, किसी भी सबस्टेंस की इलेक्ट्रिकल कंडीशन को डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिकल कंडीशन को डिफाइन करता है। तो ये क्या है, एक सबस्टेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी है। किसी भी सबस्टेंस की क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसका आंतरिक गुण है। अगर हिंदी में कहें तो किसी भी सबस्टेंस का आंतरिक गुण है क्या, चार्ज, आवेश। इसे हिंदी में आवेश कहा जाता है, हिंदी में ध्यान रखना, इसे आवेश कहा जाता है, आवेश। तो आवेश क्या है, आंतरिक गुण है किसी भी सबस्टेंस का। सबस्टेंस मतलब पदार्थ, किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण है। अब आंतरिक गुण कैसे होता है, यह पूरा डिस्कशन में पूरे चैप्टर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चार्ज के बारे में देख लेते हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर कब आता है, ये कंडीशन बता रहा हूं मैं। व्हेन ऑब्जेक्ट या सबस्टेंस कह सकता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट release the electrons, when object release the electrons, जब कोई भी वस्तु क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है, तब क्या आता है, उस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आता है। उस ऑब्जेक्ट पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और नेगेटिव चार्ज की बात कर लेते हैं। when object gains the electrons, जब ऑब्जेक्ट क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन्स को लेती है। जब इलेक्ट्रॉन्स को लेती है तब क्या आता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम पूछते हैं, इट इज अ बॉडी एंड इट इज अ एनोदर बॉडी, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है वन, ठीक है, ये कोई वन ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने टू ऑब्जेक्ट टू। ये कैसी कंडीशन में है, न्यूट्रल है दोनों बॉडी ही क्या है, न्यूट्रल, दोनों बॉडी न्यूट्रल है। जब इनमें हमने किसी भी प्रोसेस के कारण मैंने कहा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इसमें चला जाए, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, मैंने कहा कि दो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से इस बॉडी पे चले गए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी सबस्टेंस के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक होता है एटम, उसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिव होता है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो वी नो दैट इन एन एटम, या फिर ऐसे कहें कि किसी भी एटम में, परमाणु में, एटम मतलब परमाणु, ठीक है, परमाणु। तो किसी भी परमाणु में क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैंने पी से डिनोट कर दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात मत लेना, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब इस बॉडी पर, न्यूट्रल बॉडी कब है, जितना आवेश पॉजिटिव हो उतना आवेश नेगेटिव। ऐसा नहीं होता है कि न्यूट्रल बॉडी है तो इस पर कोई आवेश ही नहीं है, आवेश है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बट अमाउंट क्या है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो दोनों ही बराबर है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। न्यूट्रल को कहते हैं उदासीन, ध्यान रखना, न्यूट्रल को उदासीन कहा जाता है। तो मैंने कहा कि इससे दो इलेक्ट्रॉन्स चला गया, तो इस पर क्या हुआ, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और इस पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या
ज़्यादा हो गई। इस पर प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई, इस पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे। ऐसे समझिए आप किसी व्यक्ति के पास, किसी भी व्यक्ति के पास 5 लाल बॉल, 5 सफ़ेद बॉल थी, 5 लाल और 5 सफ़ेद बॉल थी। अब वो 5 लाल बॉल में से, जब ये बराबर थी, ठीक है, 5 लाल और 5 सफ़ेद बॉल बराबर थी, अब 5 लाल बॉल में से 3 लाल बॉल दूसरे के पास चला गया, किसी दूसरे को दे दी, तो इसके पास किस चीज़ का अमाउंट ज़्यादा हुआ? सफ़ेद बॉलों का। जब सफ़ेद बॉलों का अमाउंट ज़्यादा हुआ तो उसमें मैं जो प्रायोरिटी दूंगा, किसे दूंगा? सफ़ेद बॉल को। मतलब सफ़ेद बॉल का यहाँ पर क्या हो गया? कब्जा हो गया, सफ़ेद बॉल का कब्जा हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पर किसका कब्जा हो गया? प्रोटॉन्स का। और प्रोटॉन को कहते हैं हम पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को। अब इस बॉडी से इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, या फिर ऐसा करें 5 बॉल थी हमारे पास लाल और 5 सफ़ेद, तो दो और लाल बॉल हमारे पास आ गई, 2 लाल बॉल आ गई, तो क्या हुआ? लाल बॉलों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पर आ जाएगा। इस बॉडी पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यह थी कहानी की किस प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आता है और किस प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये कई सारी विधियाँ हो सकती हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के भी द्वारा होती है, इंड्यूस इंडक्शन के भी द्वारा ये विधियाँ होती हैं, और फ्रिक्शंस के भी द्वारा ये चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो कई प्रकार की प्रोसेस होती हैं, उन प्रोसेस के बारे में हमने नहीं पढ़ना, क्योंकि आप क्लास 10th में उसका अध्ययन कर चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे की प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की, चार्ज आवेश की आगे की प्रॉपर्टी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा रफ करूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव आता है और किस प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव आता है। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी आती है, आवेश की प्रॉपर्टी आती है। तो सिमिलर चार्ज, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, सिमिलर चार्ज हैव रिपल्सन। सिमिलर चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। सिमिलर चार्ज जैसे कि अगर पॉजिटिव के लिए लिया जाए, कोई पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, तो यह चार्ज एक दूसरे से क्या मांगेंगे? दूरी बनाएंगे, दूरी बनाएंगे। जब समान टक्कर के आदमी साथ साथ में हों तो इसे इससे डर लगेगा और उस व्यक्ति को उससे, क्योंकि समान टक्कर हो रही है, तो एक दूसरे से डरेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे कि मुझे तुझे छोड़ना है, और ये कहेगा कि मुझे तुझे छोड़ना है, तो डिस्टेंस बढ़ेगी। ओके, ध्यान रखना। इसी प्रकार, हाँ, इसी प्रकार अगर नेगेटिव की बात की जाए, नेगेटिव ले लिया और ये भी नेगेटिव ले लिया, तो क्या करेंगे? ये भी एक दूसरे से भागेंगे, क्योंकि यह भी बराबर है अमाउंट में, यह भी बराबर है, तो ये भी क्या होंगे? एक दूसरे से भागेंगे, क्योंकि तू भी यही इसी कैटेगरी का है और मैं भी इसी कैटेगरी का हूँ, तो दोनों सेम कैटेगरी के बंदे नहीं रह सकते हैं किसी भी चीज़ पर। ओके, आगे देखते हैं। सिमिलर चार्ज है रिपल्सन, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज। तो अपोजिट चार्ज की क्या कमी होती है? अपोजिट चार्ज है अट्रैक्शन। अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या आवेश आएंगे देखते हैं। एक ही आवेश आएगा, और वो कौन सा आवेश आएगा? वो ये आएगा आवेश, ये आएगा, ये बनाते हैं आवेश आ जाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अपोजिट चार्ज है, अपोजिट आवेश है,
मतलब विपरीत आवेश है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इन दोनों में क्या होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, आजा मेरी तरफ, ओके। तो एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। वहीं पर अपोजिट चार्ज की बात की है मैंने, अपोजिट चार्ज की, तो अपोजिट चार्ज में एक और कंडीशन बताता हूँ। इस कंडीशन को रिमेंबर रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट से, कंपटीशन के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है, और शायद आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम या किसी भी वैसे एग्जाम में आए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि इस यहाँ से जो पॉइंट निकलेगा वह पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, उस पॉइंट को शायद ही कोई आपको बताए और शायद ही किसी किताब में लिखा हो पॉइंट, क्योंकि बहुत ही दमदार पॉइंट आने वाला है, ओके। तो उसे समझना है, एक कोई आवेश हो पॉजिटिव, इसमें दो कंडीशन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक कोई आवेश पॉजिटिव, ठीक है, एक कोई आवेश न्यूट्रल, ये न्यूट्रल बॉडी लगा दी, कैसी है, न्यूट्रल बॉडी, इस पर कोई भी आवेश नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है, ये ध्यान रखना, न्यूट्रल है। ये कैसा है, न्यूट्रल है। एक नेगेटिव ले लिया और दूसरा भी क्या ले लिया मैंने, न्यूट्रल, तो ये भी क्या है, न्यूट्रल है। तो जब एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ली और एक पॉजिटिव हो, पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज हो जिस ऑब्जेक्ट पर, एक वो ली और एक न्यूट्रल ली, इसी प्रकार एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ली और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ली। जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को देखा, जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को भी हमने देखा एक्सपेरिमेंटली, तो क्या हुआ, इन दोनों में भी अट्रैक्शन हुआ, इन दोनों में भी क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो अब बात यहाँ पर नोट पॉइंट क्या आता है उसे देख लेते हैं। नोट करने वाली बात क्या आती है इस सभी चीज से निकलकर, इस सभी चीज से आप एक चीज बताइए, जब कोई वैज्ञानिक किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज के बारे में डिफाइन कर रहा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज के बारे में डिफाइन कर रहा होगा, तो उसने सबसे पहले लिया पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हुआ, अट्रैक्ट हुए। इसी प्रकार पॉजिटिव और वो लिया, वो भी क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। और तीसरे उसने लिया नेगेटिव और न्यूट्रल, तो वो भी क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। मतलब तीनों कंडीशन में अट्रैक्शन देखने को मिला, अट्रैक्शन देखने को मिला। अब इससे प्रमाण क्या हो सकता है, उन्हें नहीं पता था कि किस, इसे पॉजिटिव कहते हैं, इसे नेगेटिव कहते हैं, इसे पॉजिटिव या इसे न्यूट्रल कहते हैं, उन्हें नहीं पता था। तो अट्रैक्शन की कंडीशन से उन्हें कुछ भी पता नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही उन्हें प्रतिकर्षण की कंडीशन देखी, प्रतिकर्षण की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उन्होंने क्या लिया, दूर दूर भागने लगे। तो उन्हें पता लगा कि ये आवेश समान कैटेगरी के हैं, ये आवेश समान कैटेगरी के हैं, तभी दूर दूर भाग रहे हैं, अपोजिट फोर्स लग रहा है। समझने की कोशिश करना, समान कैटेगरी के हैं और इनमें क्या लग रहा है, अपोजिट फोर्स लग रहा है, सॉरी अपोजिट में रिपल्सन फोर्स लग रहा है। क्योंकि तीन कंडीशन में कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर सकती है, कोई भी पॉजिटिव न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर सकती है, कोई भी नेगेटिव और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर सकती है, बट एक्चुअली में रिपल्सन किन ऑब्जेक्ट में पाया जाता है, रिपल्सन उन्हीं ऑब्जेक्ट में पाया जाता है जो सिमिलर हो। इन सिमिलरिटी केस तो सिमिलर ऑब्जेक्ट में पाया जाएगा रिपल्सन, सिमिलर ऑब्जेक्ट में पाया जाएगा ना रिपल्सन, ओके। तो इसी प्रकार नोट पॉइंट क्या होता है, तो नोट पॉइंट होता है फॉर डिफाइनिंग the condition of charge, defining the condition of charge, किसी भी चार्ज की कंडीशन को डिफाइन करने के लिए प्रतिकर्षण
फोर्स से ही पता लगाया जा सकता है। सॉरी, थोड़ी लाइन गलत हो गई। इस प्रकार लिखते हैं अच्छी सी भाषा में, ठीक है, अच्छी सी भाषा में। बाय यूजिंग द वी कैन डिफाइन द चार्जेबल कंडीशन ऑन बिहाफ ऑफ या फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्सन फोर्स। तो रिपल्सन फोर्स से ही पता लगाया जा सकता है कि ये आवेश पॉजिटिव है, ये आवेश नेगेटिव है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स 3 कंडीशन में पाया जाता है। रिपल्सन फोर्स केवल एक कंडीशन में, सिमिलरिटी की कंडीशन में। सिमिलरिटी, जब सेम आवेश एक दूसरे के पास आएंगे तब उनमें ये फोर्स प्राप्त होगा। तो हमने पढ़ा आवेश का सिमिलरिटी और अपोजिट चार्ज कंडीशन पढ़ी। तो इस सब के बारे में लेने के बाद अगली प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की, उसे डिफाइन करने जा रहे हैं। तो अगली प्रॉपर्टी, तो अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं कि अगली प्रॉपर्टी क्या है। तो अगली प्रॉपर्टी ये है, एडिशन ऑफ चार्ज। अगली प्रॉपर्टी है आवेश की एडिशन ऑफ चार्ज। किसी भी आवेश का योगकरण, या फिर हिंदी में लिख दूं आवेश का योगकरण, आवेश का योगकरण, एडिशन ऑफ चार्ज। तो एडिशन ऑफ चार्ज क्या होता है? सपोज दैट ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ये कोई विगलित निकाय है, ठीक है, इसे क्लोज किया गया। इसमें मेरे पास 2 आवेश हैं, एक Q1, दूसरा Q2, और तीसरा, चलो 2 नहीं 3 मान लेते हैं, एक Q3। Q2 आवेश की वैल्यू मैंने 3 कूलम ले रखी है, ठीक है। इसकी Q1 की वैल्यू मैंने 4 कूलम ले रखी है, किसका? माइनस का। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका मैंने ले रखा है 1 कूलम। Q3 इज इक्वल टू 1 कूलम, 1 कूलम ले रखा है। तो इस टोटल कंडीशन को अगर मैं किसी भी प्रकार से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के चार्ज को कर दूं यहाँ पर 2 कूलम, इस ऑब्जेक्ट के चार्ज को मैं सेम ही रहने देता हूँ 1 कूलम, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के चार्ज को मैं कर देता हूँ रुको एक सेकंड रुको। ये कितना लिया मैंने? 2, और ये 1 कूलम, तो इसे मैं 3 कूलम कर देता हूँ किसी भी प्रोसेस के कारण। तो अब बताइए, पहला जो आवेश था वही आवेश अब होगा इस कंडीशन में, जो पहले आवेश था वही अब होगा। मतलब आवेश में ना कोई बदलाव किया गया, ना ही कुछ किया गया। एडिशन का मतलब क्या होता है? जितना चार्ज है पूरे में उतना ही चार्ज होना चाहिए। आप एडिशन का और संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं कि केवल जोड़ दो प्लस माइनस से जोड़ दो उस चीज को। तो प्लस माइनस से जोड़ना ही एडिशन है।
तो edit the addition of charge is the sum of like as a algebraic sum। तो algebraic sum की तरह ही addition of charge होता है। ओके, एडिशन ऑफ चार्ज होता है। तो अगर मैं इसी पहली कंडीशन को देखूं, पहली कंडीशन, तो एडिशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर मैं n तक ले रहा हूं तो Q n, ये होता है एडिशन ऑफ चार्ज। बट किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, विघ्नता निकाय के लिए ही संभव है। जैसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन मानी थी मैंने, फर्स्ट कंडीशन या फिर केस फर्स्ट लेता हूं मैं, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में क्या था, मैंने 2 कूलम आवेश लिया था, 2 कूलम, सॉरी -4 कूलम लिया था। पहला आवेश -4 कूलम, दूसरा कितना लिया था, 3 कूलम, और ये कितना लिया था मैंने, 1 कूलम। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू, तो Q इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 और 1 4, 4 + 4 0। तो इस सिस्टम पर आवेश नहीं है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। तो मतलब आवेश तो है, इस ऑब्जेक्ट पर आवेश तो है, बट ये ऑब्जेक्ट कैसी है, न्यूट्रल है। ये ऑब्जेक्ट कैसी है, न्यूट्रल है। तो इट इज द एडिशन ऑफ चार्ज। केवल आपको जोड़ना है प्लस माइनस चिन्हों के साथ, प्लस माइनस चिन्हों में जोड़ना होता है किसी भी आवेश को, किसी भी आवेश को प्लस माइनस चिन्हों के साथ जोड़ना होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। एडिशन ऑफ चार्ज हो गया। अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण दरअसल होता क्या है, इस चीज को देखते हैं, इस चीज को देखते हैं। इस चीज को देखने से पहले आपको एक और चीज बता दूं जिससे मजा आएगा पढ़ने में, आवेश के क्वांटमीकरण को पढ़ने में मजा आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं उस चीज को। ओके, तो वो चीज क्या होगी, तो स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे छोटा आवेश क्या होता है, सबसे छोटा आवेश की अगर मैं बात करूं, स्मॉलेस्ट चार्ज या फिर सबसे छोटा चार्ज यूनिट, या फिर इसे इस प्रकार भी कहा जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज के भी नाम से जाना जाता है, ये यूनिट मत समझना, बट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज के नाम से जाना जाता है। वो क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे छोटा आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर सबसे कम आवेश पाया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर सबसे कम आवेश किस कंडीशन में पाया जाता है, फंडामेंटल कंडीशन में पाया जाता है, मूलभूत अवस्था में, प्रकृति में पाया जाता है, सेल्फ पाया जाता है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज मतलब मूलभूत आवेश, मूलभूत आवेश। मूलभूत आवेश किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को ही
कहा जाता है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला, प्रकृति में पाया जाने वाला मूलभूत आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला मूलभूत आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है। सबसे छोटा आवेश कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है। हाँ, ये जरूर बात है कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे आवेश पाए जाते हैं, उन्हें क्वार्क्स भी कहा जाता है। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ध्यान रखिए, क्वार्क्स ये आवेश से भी छोटे आवेश हैं, ये आवेश से भी छोटे आवेश हैं, बट इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। ये बट लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, ठीक है, नॉट इन सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस पर डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो क्वार्क्स दरअसल होते क्या है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का थर्डवा हिस्सा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का थर्डवा हिस्सा, जैसे -2 इलेक्ट्रॉन बाई थर्ड, माइनस इलेक्ट्रॉन बाई थर्ड, इलेक्ट्रॉन बाई थर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन बाई थर्ड, तो ये क्या होते हैं? क्वार्क्स होते हैं। ये क्वार्क्स है, क्वार्क्स की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन्स का 3 टाइम्स छोटा है। इसे देखें, अगर इलेक्ट्रॉन्स का 3 टाइम्स छोटा है, इलेक्ट्रॉन से 3 गुना छोटा आवेश है, ये है तो छोटा आवेश, 3 गुना हो रहा है, तो बहुत छोटा आवेश है। तो इस चीज़ के बारे में नहीं ध्यान रखना है आपको, केवल इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि सबसे छोटा आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन है सबसे छोटा आवेश, इलेक्ट्रॉन है सबसे छोटा आवेश, इलेक्ट्रॉन है तो सबसे छोटा आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन है सबसे छोटा आवेश, इलेक्ट्रॉन है सबसे छोटा आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये चीज़ ध्यान हो गई होगी आई थिंक। तो अब पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है? तो आवेश का क्वांटमीकरण आप इस प्रकार समझिए, क्वांटा का मतलब समझिए। सबसे पहले क्वांटा का मतलब समझिए कि क्वांटाइज्ड वैल्यू क्या होती है। क्वांटाइज्ड वैल्यू इस प्रकार होती है कि पूरी वैल्यू, मतलब पूरी वैल्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो पूरी की पूरी ही दी जाए या पूरी की पूरी ही ली जाए, तो उसे कहते हैं क्वांटाइज्ड ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने किसी भी शॉप से, किसी भी दुकान से टॉफ़ी खरीदी, तो टॉफ़ी मुझे पूरी मिलेंगी, क्या मिलेंगी? पूरी मिलेंगी। मेरे पास थे 5 रुपये, मुझे टॉफ़ी खरीदनी थी जो 2 रुपये की एक आती है, ठीक है, 2 रुपये की क्या आती है? एक आती है, और मेरे पास रुपये कितने हैं? 5 रुपये। तो मैं कितनी टॉफ़ी लूँगा उससे? तो सीधी बात है, 2 रुपये की एक टॉफ़ी, ठीक है, 4 रुपये की 2 टॉफ़ी हो गई, बचा मेरे पास 1 रुपया। मुझे टॉफ़ी ही लेनी है, कुछ और नहीं लेना है, ठीक है, बचा 1 रुपया। तो क्या उस 1 रुपये की मैं आधी टॉफ़ी लूँगा उसको? नहीं ले सकता। 1 रुपये की आधी टॉफ़ी नहीं ले सकता, ना ही वो दुकानदार देगा आधी टॉफ़ी, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है? क्वांटाइज्ड है। जिसकी क्वांटिटी है उतनी ही क्वांटिटी में देगा वो। आप किसी भी दुकान पर गए समोसा खाने के लिए, तो वह 10 रुपये का एक समोसा आता है, तो आप कहें कि 5 रुपये का मुझे आधा समोसा दे दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है? क्वांटाइज्ड है। अगर मम्मी से कहें कि रोटी मुझे आधी सेक कर दो रोटी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरी रोटी पूरी ही सेकेगी। तो इसी प्रकार वैल्यू क्वांटाइज्ड होते हैं, बट लेकिन पानी के केस में हुआ, किसी भी पेप्सी जो लिक्विड्स होते हैं उनके केस में अगर मैं बात करूं, तो ये क्वांटाइज्ड वैल्यू नहीं है, क्योंकि कितनी भी अमाउंट में आप ले सकते हैं ना। हाँ, एक बोतल क्वांटाइज्ड हो सकती है, क्योंकि उस बोतल में एक्चुअल क्वांटा है। बट वाटर क्वांटाइज्ड है, वाटर क्वांटाइज्ड नहीं है, क्योंकि उसका मिनिमम वैल्यू सेट नहीं है।
इस वजह से क्वांटाइज नहीं है वाटर। ओके, तो ये था क्वांटाइज का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी, इस प्रकार समझिए, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी एक ऑब्जेक्ट से, यहाँ पर देखते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट से किसी भी दूसरी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स जब स्थानांतरित होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन जाए। ओके, एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, ढाई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, कितना जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर कितना जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, अगर मैं कहूँ तो n इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, n इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, क्वांटा। तो क्वांटा के इंटीगर मल्टीपल में ही जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के इंटीगर मल्टीपल में ही जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही क्या हो सकता है, आवेश जा सकता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट पर जा सकता है। तो इट इज अ क्वांटाइज वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और क्वांटाइज वैल्यू क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई, प्लस माइनस ले सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू एन ई। तो इट इज अ क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अ क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें भाषा लिख सकते हैं, it is a integer multiple of charge electron. It is a multiple of charge electron, ध्यान रखना है इसे। It is a multiple of charge electron। यहाँ आप इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होता है, किसी भी आवेश का क्वांटमीकरण आवेश का पूर्ण गुणज होता है, आवेश का पूर्ण गुणज होता है, आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ओके, तो इट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन पे हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्वांटाइजेशन पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वांटाइजेशन टॉपिक को खत्म होने के बाद आपका स्टार्ट होगा कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ को हम बड़े ही पैमाने पर डिफाइन करूँगा। ओके, तो एक एक पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कूलम्ब्स लॉ का भी और इस वर्ड्स का भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। किसी भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिशन हो, चाहे कोई भी लेवल का हो, कोई भी लेवल का हो एग्जाम, तो उसमें यहाँ से क्वांटमीकरण से आते हैं। तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटी वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन ही क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में जा सकती है। तो इट इज अ क्वांटाइज्ड वैल्यू। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश की क्वांटाइज्ड वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन आवेश की क्वांटाइज्ड वैल्यू है। ओके, तो इसे करने से पहले थोड़ा इसे रफ कर लेते हैं। तो देखिए, तो हमने क्या पढ़ा, Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q इज इक्वल टू एन ई पढ़ा हमने, Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q इज इक्वल टू एन ई पढ़ने से पहले आप देखिए कि आप इस इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं हम। ओके, तो क्या है ये, Q इज इक्वल टू एन ई है। तो Q इज इक्वल टू एन ई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है 1.6
6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इस पर आवेश की वैल्यू ये होती है, ठीक है। इतने कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। मॉड इलेक्ट्रॉन लिया है मैंने, मतलब मैग्नीट्यूड की बात की, तो प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन के लिए हम पॉजिटिव लेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए हम नेगेटिव लेंगे, ओके। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो 9.1 इंटू 10⁻⁻13 kg, इतना kg होता है। तो इन दो वैल्यूज को ही केवल आप याद रखिए, बाकी सब वैल्यूज को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोटॉन की, वैसे प्रोटॉन की भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए। बट मास ऑफ प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन को कैसे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इतना होता है। यही अप्रोक्सीमेटली होता है किसके, न्यूट्रॉन के। मास ऑफ न्यूट्रॉन NU, ठीक है, न्यूट्रॉन NU ले जाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के मास के भी ये क्या होता है, बराबर होता है। न्यूट्रॉन का मास, हालांकि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट हम लगभग ले सकते हैं अभी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो आते हैं अब क्वांटमीकरण पर। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फिर फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम। एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम, ठीक है। एक कूलम में कितने आवेश होते हैं, हिंदी में एक कूलम में, चलो हिंदी में बोल ही रहा हूँ कि एक कूलम में कितने आवेश होता है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एन की वैल्यू हमें ये क्या कर रहा है, एन की वैल्यू ये पूछ रहा है। हमारे पास क्यू दिया है, एन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, क्यू दिया है, एन है हमारे पास, एन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास, ओके। क्यू कितना दिया है, एक कूलम, तो 1 रखा। एन इज इक्वल टू कितना रखेंगे, एन की वैल्यू निकालनी है, सर नहीं रख सकते। ए की वैल्यू कितनी है 1.67 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। तो एन इज इक्वल टू, इसे डिवाइड में ले जाएंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 19 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻19, ओके, +19। अब 2 जीरो है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो। अब 7 लिया है, ये जो 7 लिया है उसे आप 6 तक ही ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 7 तक ही लें, कोई ज़रूरी नहीं है आप 7 तक लें, 6 तक ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन यू कैन कंसीडर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके, इट कैन नॉट बी रॉन्ग, ओके। तो ये कितना हो गया हम पर, 1 पॉइंट हटाया 1 हुआ, ठीक है। तो 19 है, इसे मैं 100 करता हूँ, तो 100 किया मैंने ये, तो यहाँ पर कितना हुआ 18 हुआ, और ये कितना हुआ 16। तो 16 से काटा कितनी बार करेगा, 16 छिंगे 96, 16 छिंगे 96, 6.25 के समथिंग आ जाएगा, 6.25 10⁻⁻18 कूलम, 18 इतने नंबर्स आए एक कूलम और इसमें पॉजिटिव आइए, ठीक है। 6
0.25 10 की पावर 18 कूलम। 16 बचे कितने, चार बचे ना, 16 सॉरी 16 96 जीरो 9 36 वो 16 32, ठीक है, इतने ही अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा आंसर, ठीक। तो इतने नंबर्स हुए, बहुत ज़्यादा नंबर है इलेक्ट्रॉन्स के, ओके। एक कूलम है, ध्यान रखना 6.25 10 पावर 18 कूलम। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ओके, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज when 5 electrons transferred from an object. The object will be what will be the object, and what will be the object, what will be the object। तो ऑब्जेक्ट क्या होगी, ओके। तो ऑब्जेक्ट किस प्रकार की होगी ये भी बताना है हमें, एंड ये भी बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो Q इज इक्वल टू एन ई से चलेंगे हम, फ्रॉम Q इज इक्वल टू एन ई, फ्रॉम Q इज इक्वल टू एन ई, क्योंकि वैल्यू दिया नहीं है, निकलवा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो Q इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो 5 दिया है, एन की वैल्यू 5, कितना हुआ 5, ई की वैल्यू तो है ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो Q इज इक्वल टू 16.80 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, इतना हुआ कूलम आवेश। तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम आवेश हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगी ये पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होगी, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगी या फिर ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगी या फिर ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगी, अच्छा है ना क्वेश्चन। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट थी, उसने क्या हुए हैं, व्हेन 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से 5 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, निकले हैं, ट्रांसफर हुए हैं, निकले हैं ऑब्जेक्ट से। जब निकले हैं तो क्या होगी, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव निकले हैं, पॉजिटिव हो ऊपर, तो कैसी होगी, द ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। या फिर इसी भाषा को इस प्रकार कह सकता हूँ, और द ऑब्जेक्ट हैज पॉजिटिव चार्ज, ऑफ 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इट इज द रियल आंसर, ओके। तो यह था सॉल्यूशन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के केवल 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन जब क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा तब कराऊंगा।
बाकी सब क्वेश्चंस को। ओके, तो थोड़ी देर के लिए आप इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज कर सकते हैं। हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, कूलॉम्स लॉ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कूलॉम्स लॉ को समझना, तो बहुत ही पेशेंस के साथ आप कूलॉम्स लॉ को समझिए, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करते हैं, मैंने रफ कर दिया है। ओके, तो कूलॉम्स लॉ देखते हैं। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम कब आया था? 1785 में, 1785 में आया था कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ क्या था? कूलॉम्स लॉ को उन्होंने देने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एक्सपेरिमेंट क्या थे? और एक्सपेरिमेंट की एक हम ग्लिम्स देखते हैं। ओके, इन्होंने देखा, इन्होंने एक आवेश लिया और एक दूसरा आवेश लिया। ओके, किसी भी निकाय में लिया। ओके, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में लिया, एक आवेश डाला और फिर इन्होंने दूसरा आवेश डाला। इन्होंने एक आवेश पॉजिटिव डाला, ऐसे करते हैं, एक आवेश पॉजिटिव डाला, इन्होंने दूसरा भी आवेश कैसे डाला? पॉजिटिव डाला। एक आवेश पॉजिटिव डाला निकाय में, दूसरा भी आवेश क्या डाला? पॉजिटिव डाला। तो इन्होंने देखा कि ये आवेश क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, क्योंकि सिमिलर चार्ज है रिपल्सन, सिमिलर चार्ज है रिपल्सन। ओके, इन्होंने फिर से देखा, एक पॉजिटिव लिया, एक नेगेटिव लिया। इन्होंने फिर से देखा, क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा? ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल, दूरी बन रही है इसमें, दूरी कम हो रही है इनमें। ओके ओके, इसी प्रकार नेगेटिव के केस में भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार नेगेटिव के केस में भी देखा इन्होंने, नेगेटिव के केस में भी क्या हो रहा है? नेगेटिव के केस में रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो इन्होंने देखा, इसके बाद इन्होंने क्या देखा? इन्होंने एक चीज देखी, चलो इस ऑब्जेक्ट पर भी ये ऑब्जेक्ट इधर जा रही है, ये भी ऑब्जेक्ट इधर जा रही है। इन्होंने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया, इस ऑब्जेक्ट ने, इस आवेश को इन्होंने क्या किया? पकड़ लिया, और इस आवेश को देखा, ये इधर की तरफ भागा, इधर की तरफ भागा। ये क्या हुआ? इधर की तरफ भागा। तो इधर की तरफ जब भागा तो इन्होंने इसके मैग्नीट्यूड को नोट कर लिया। इस पर कोई फोर्स लग रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को इन्होंने क्या कर लिया? नोट कर लिया। इन्होंने नोट किया कि इसका मैग्नीट्यूड जो आ रहा है इसके फोर्स का, वो क्या आ रहा है? एफ आर, मैग्नीट्यूड एफ मान लिया मैंने। ओके, फिर इन्होंने क्या किया? इसे भी पकड़ और इसे भी देखा, तो इन्होंने इसका भी मैग्नीट्यूड जब नोट किया तो इसका भी क्या मिला इन्हें? जो इस पर आ रहा था वही इस पर भी आया। इसी प्रकार इस पर जो आएगा, इसी प्रकार इस पर भी आया, इसी प्रकार इस पर जो आया, इसी प्रकार इस पर भी आया। इन्होंने देखा कि दोनों ही फोर्स बराबर है, दोनों फोर्स क्या है? बराबर है। दोनों फोर्स कैसे है? बराबर है। बट इन्होंने ये भी, सॉरी इन्होंने ये नहीं, इन्होंने ये देखा कि बराबर है। जब दो कोई फोर्स बराबर होते हैं तो वो क्या करते हैं? जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है और अलग अलग वस्तुओं पर है, तो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है? क्या होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ? न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि एफ वेक्टर जो है इज इक्वल टू कितना है? अब इसे ऑब्जेक्ट को इसे 1 मानो और इसे मैंने 2 माना, तो F21 वेक्टर, 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये दोनों क्या हुए? बराबर हुए। जैसे ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2, ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट, तो दोनों फोर्स कैसे हैं? बराबर है अकॉर्डिंग टू
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल रिएक्शन में है फोर्स एफ की, इसके अपोजिट भी कितनी हो रही है? इतनी ही मिल रही है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये कैसे है? संरक्षी बल है। तो these are the कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कैसे है? कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल। संरक्षी बल है ये। कैसे है वाला? संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। बट इन्होंने ये नहीं बताया कि डायरेक्शन किधर लग रही है। कंजर्वेटिव फोर्स में ये भी कंडीशन होती है कि एक ये फोर्स, एक ये फोर्स, ये यहाँ पर फोर्स लगाए, ये यहाँ पर फोर्स लगाए। बट ये इन्होंने डिफाइन नहीं किया, इन्होंने डिफाइन यही किया। तो ध्यान रखना, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन्होंने फिर बाद में बताया। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is along to the joining line of these charge particles। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो लाइन है, रेखा है, उसकी ही एलोंग लगेगा फोर्स। ये जो लाइन इस प्रकार जा रही है तो इसी प्रकार जाएगा, ये जो लाइन इस प्रकार जा रही है तो इसी प्रकार जाएगा। तो दिस फोर्स एलोंग टू द जॉइनिंग लाइन, ये फोर्स क्या होंगे? एलोंग टू द जॉइनिंग लाइन होंगे। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ये जो कंडीशन है वो कंडीशन किस में होती है? ये जो कंडीशन होती है जॉइनिंग लाइन वाली, ये कंडीशन केवल एक में ही होती है। किसमें? सेंट्रल फोर्सेस में, सेंट्रल फोर्सेस में। तो रिमेंबर रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, एक केंद्रीय बल है। सेंट्रल फोर्स मतलब केंद्रीय बल है। कैसा बल है? केंद्रीय बल है। संरक्षी बल उन्हें कहते हैं कंजर्वेटिव। दोनों ही बराबर है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, कंजर्वेटिव है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को डिफाइन कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, लेकिन ये क्या है? सेंटर से, इनकी सेंटर यहाँ पर, इन सेंटर से जो फोर्स लगने वाला होता है उन्हें कहते हैं सेंट्रल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? सेंट्रल फोर्स है। एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में लगता है, तो वो भी क्या है? सेंट्रल फोर्स है। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जिसे कूलॉम फोर्स भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ये पूरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है पूरा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें 1/1 2, ये 2/1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब मैग्नीट्यूड की हमने बात नहीं की कि ये जो बल लग रहा है कितना लग रहा है, उस नियम में ही डिफाइन किया था, कूलॉम्स लॉ में ही। मैंने पहले पॉइंट्स को डिफाइन किया है, अब किसे डिफाइन करूंगा? कूलॉम्स लॉ को डिफाइन करूंगा। अभी मैंने पॉइंट्स को डिफाइन किया है, अभी कूलॉम्स लॉ को भी मैं डिफाइन करूंगा। ओके, कूलॉम्स लॉ को भी क्या करूंगा? डिफाइन करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल की झलक देखें।
इसमें एक मैकेनिज्म आ गई कि ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज कर रहा है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम भी होता है, तो मोमेंटम का भी ये फॉलो करेगा। देखते हैं मोमेंटम को फॉलो कैसे कर देगा। तो उससे पहले मोमेंटम न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उनमें बता दूंगा कि मोमेंटम को किस प्रकार फॉलो करता है कोई भी कूलम्ब्स लॉ। बट हमें कूलम्ब्स फोर्स पढ़ना है, तो कूलम्ब फोर्स देखते हैं कूलम्ब फोर्स क्या होता है। तो कूलम्ब फोर्स यहीं पर बता देते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए दिया था। मैग्नीट्यूड जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, एफ ही ले लेता हूँ किसी भी दोनों के लिए, या इसके लिए या फिर इसी के लिए, क्योंकि समान बता दिया मैंने तो। ओके, तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन कूलम्ब के, सॉरी इस Q1 और Q2 के, दो आवेश लिए Q1 और Q2, Q1 एक और Q2 दो, दूसरा वाला Q2, ठीक है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होता है, समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्ज पार्टिकल्स। तो ये होता है कूलम्ब्स लॉ। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 इक्वेशन से हम क्या देखते हैं कि जो फोर्स है एफ वेक्टर इज इक्वल टू आया, सॉरी इज प्रोपोर्शनल टू आया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट आएगा तो क्या आएगा कि, तो इसे स्मॉल के ले रहा हूँ मैं, Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। तो वेयर के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर माइनस के, सॉरी 9 इंटू 10 की पावर 9, क्या है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। ये है ऊपर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर। तो के को हम इस प्रकार भी लिखते हैं वैसे 1/4πε0, बट इट इज ओनली फॉर द एयर और वैक्यूम। वैक्यूम के लिए या फिर फ्री स्पेस कह सकते हैं, फ्री स्पेस के लिए वैलिड है 1/4πε0। किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए ही वैलिड है। तो ये क्या है, फ्री स्पेस के लिए वैलिड है 1/4πε0। फॉर एनी मीडियम, अगर मैं इसे किसी मीडियम के लिए देखता हूँ, फॉर एनी मीडियम, तो व्हाट विल बी द कूलम्ब फोर्स। तो फॉर एनी मीडियम कूलम्ब फोर्स क्या होगा, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, जो कि कैपिटल के है, इसे स्मॉल के ही रहने देता हूँ, Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर है, उसके नीचे हो जाएगी कैपिटल के फॉर एनी मीडियम कैपिटल के। और कैपिटल के क्या है, कैपिटल के इस कैपिटल के है आपकी, कैपिटल के है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में और बता रहा हूँ, इन वर्ड्स को थोड़ा रफ करता हूँ। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक के इज इक्वल टू क्या है, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के इज इक्वल टू क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके चलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बट हमने एप्सिलॉन नॉट के नहीं देखा कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, सॉरी
इलेक्ट्रिक परमिटिविटी तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर मैं वैक्यूम कह सकता हूँ, ठीक है। निर्वात की विद्युतशीलता इसे कहते हैं निर्वात, हिंदी में निर्वात की विद्युतशीलता, ओके। निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट को। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है, देखिए कहाँ है, यहाँ पर है। एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, रखी नहीं है मैंने। हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर नीचे हो जाएगी और इसे ऊपर लेके जाएंगे, इसे नीचे। ये कूलम स्क्वायर न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, ओके। इसी प्रकार कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इसकी विमा देख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा मतलब डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट देखते हैं। डायमेंशन के लिए एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, कूलम स्क्वायर है। केवल यूनिट से ही आप डायमेंशन निकालिए, कूलम स्क्वायर। कूलम की डायमेंशन क्या होती है 80, तो 80 का स्क्वायर अपॉन ये क्या है न्यूटन का क्या होता है mL/-2। m क्या है, अब m का क्या होता है, m मतलब मीटर और मीटर मतलब l पावर 2 तो L2। तो a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन mL/-2 L स्क्वायर 2। m को ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगी m-1 L 2 और 3 L-q ऊपर जाएगी तो -q, ठीक है। 3 ये 2 और ऊपर जाएगी तो 4 तो t-4 a स्क्वायर है, हाँ mL/-4 सॉरी mL/+4 ये 2 ऊपर जाएगी, ठीक है। mL/+4 a 2। तो ये हो गई इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन कहते हैं, वैसे डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअली में करेक्ट होता है, तो इसे डायमेंशन भी कह सकते हैं, ओके। तो यहाँ तक था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे आप कूलम फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कूलम फोर्स आपको ध्यान रखना है। तो इसी में आगे की कहानी चलो अब आगे भी बताएंगे, ओके, क्योंकि बहुत हो गया आज का, यहीं पर डी एंड करते हैं। बट इसी में और चीज़ें बताऊंगा मैं, कूलम फोर्स में और भी चीज़ें बताऊंगा। वैसे कंडीशन कई आती है कूलम फोर्स में, ये एक निर्वात के लिए निकाला है कि जब दो आवेशों के बीच केवल निर्वात हो। दो आवेशों के बीच मीडियम भी हो सकता है और मीडियम पार्टली भी हो सकता है, मतलब आंशिक रूप से भी भरा हो सकता है और पूर्ण रूप से भी भरा होता है। तो जब पूर्ण रूप से भरा होता है तो के कांस्टेंट आता है। एक कांस्टेंट के ध्यान रखना, कांस्टेंट के का और बता दूंगा मैं आगे के लेक्चर में। तो इस कांस्टेंट के को आप ध्यान रखना कि जो मीडियम में फोर्स होता है, फोर्स ऑन मीडियम होता है, वो फोर्स ऑन वैक्यूम के कंपैरेटिवली के टाइम्स कम होता है। के टाइम्स क्या होता है, कम होता है। तो के की वैल्यू पहले ध्यान रख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ के याद आ गया, वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ के, तो के का मान 1 होता है, 1 किसके लिए, फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस निर्वात के लिए। किसके लिए, निर्वात के लिए के का मान 1, निर्वात के लिए के का मान 1,
K इज इक्वल टू 18 लेना है आपको वाटर के लिए। किसके लिए? वाटर के लिए। पानी के लिए K का मान 1। K इज इक्वल टू इन्फिनाइट किसके लिए? फॉर मेटल, धातुओं के लिए। किसके लिए? धातुओं के लिए। तो केवल ये 3 वैल्यू ध्यान रखिए। वैसे तो देता है एग्जाम, आपका किसी भी एग्जाम हो उसमें वैल्यू गिवन होती है, वैल्यू उसमें गिवन होती है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर भी आप 3 वैल्यूज को याद रख के चलिए, क्योंकि धातुओं के लिए पूछ लेता है टिक मार्क में कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक फॉर मेटल। ओके, तो आपको रिमेम्बर रखना है ये चीज़। तो यहीं पर इसी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और जो आप लोगों ने नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके, तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।